नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हिंदी पट्टी में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो स्वयं कभी तमिलनाडु गए हों, लेकिन आपको ऐसे तमिलनाडु एक्सपर्ट बहुत मिल जाएंगे जो छूटते ही बता देंगे कि चेन्नई के ऑटो वाले हिंदी में पता नहीं बताते, अंग्रेजी में नहीं बताते और बोलते हैं केवल तमिल। लोग प्रायः ऐसी बातों पर यकीन भी कर देते हैं। वजह भी रही है, तमिलनाडु में हिंदी को थोपे जाने का विरोध अरसे से होता रहा है। सीएम M.K. स्टालिन ने कुछ महीने पहले ही भाजपा नीति केंद्र पर हिंदी थोपने को लेकर बेशर्म होने का आरोप भी लगाया। वैसे तो यह राजनीतिक और उनकी अस्मिता व पहचान से जुड़ा मुद्दा है, संभवतः इसलिए तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर हमले के वीडियो वायरल होने लगे तो इसे बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर के रूप में मीडिया के वर्ग द्वारा उठाया जाने लगा। बिहारी मजदूरों के लिए कब्रगाह बना तमिलनाडु, बिहारी मजदूरों को छोड़ना होगा तमिलनाडु। हिंदी सुनते ही तमिलनाडु में बिहारी पीटे जा रहे हैं जैसी कई हेडलाइनों के साथ खबरें चलने लगी। दोनों राज्यों में इसको लेकर खूब बवाल भी मचा और राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हुई। लेकिन जब जांच हुई तो मालूम चला कि हिंदी भाषी मजदूरों पर संगठित हमलों का कोई पैटर्न ही नहीं था। कहीं पुराने वीडियो को संदर्भ हटाकर वायरल किया जा रहा था तो कहीं निजी दुश्मनी में हुई हत्या को बिहारियों पर हमला करार दे दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जो कुछ भी तमिलनाडु में हुआ वो आखिर था क्या। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। 1 मार्च यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का जन्मदिन। इस मौके पर देश भर की कई पार्टियों के नेता स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। सभी ने एक सुर में बीजेपी के खिलाफ 2024 में लड़ाई का बिगुल भी फूका। इसके अगले दिन 2 मार्च को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहारी मजदूरों की हालत खराब है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए बीजेपी नेता कुछ स्थानीय न्यूज चैनल के वीडियो को भी ट्वीट कर शेयर किया। इन वीडियो में तमिलनाडु से आए कुछ मजदूरों ये दावा कर रहे थे कि वहां उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से भी कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें इस तरह के दावे भी किए गए। अब बारी थी मीडिया की, यानी कि हमारी। बीजेपी की तरफ से किए गए दावों के बाद मीडिया ने इस मुद्दे को उठाते हुए बिहार सरकार से एक्शन की मांग कर डाली। आपसी रंजिश से हिंदी भाषियों पर अत्याचार। इसी वर्ष 26 जनवरी को तिरुपुर का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में भीड़ पर एक शख्स का पीछा करते हुए उस पर हमला करता नजर आया। वीडियो को यह बताकर शेयर किया गया कि उत्तर भारतीयों ने मिलकर एक तमिल पर हमला किया। तिरुपुर पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार अभिनव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वीडियो 14 जनवरी का था। 2 समूहों के बीच छोटी सी बात पर झगड़े को लेकर था, लेकिन इसे जानबूझकर उत्तर भारतीय बनाम तमिल का रंग दिया गया। इस घटना को और कई वीडियो के साथ जोड़कर उत्तर भारतीयों पर हमला बताया गया। ये कोई इकलौता मामला नहीं था। बिहार के श्रमिक मोनू दास की मौत को प्रवासियों पर हुए हमले की तरह पेश किया गया। बाद में यह आत्महत्या का मामला निकला। नीतीश कुमार भी हुए एक्टिव। तमिलनाडु प्रवासी श्रमिकों पर हमले की खबरों पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मामले को देखने का निर्देश दिया, नीतीश ने ट्वीट कर कहा, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे प्रदेश के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तुरंत बाद हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि तमिलनाडु में पुलिस द्वारा रिपोर्टों को भ्रामक और अफवाह करार देते हुए कि सभी हिंदी भाषी लोग उस राज्य में सुरक्षित हैं। प्रवासी लोगों को नहीं हुई कोई परेशानी। स्टालिन ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लोग तमिलनाडु में काफी वक्त से रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में लोग नौकरी की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। उन्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। राज्य के किसी भी हिस्से में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। स्टालिन ने कहा कि उनका राज्य पूरे भारत के लोगों का घर है और तमिल भाईचारे से प्यार करते हैं। यहाँ के उत्तर भारतीय राज्य के भाइयों को अच्छी तरह से पता है। आप इस साजिश को समझ सकते हैं। यदि आपने नोटिस किया तो यह अफवाह है उस दिन शुरू हुई जब मैंने भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात की थी। कुछ लोगों ने फेक वीडियो बनाए, झूठी खबरें फैलाई। उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया। शिकायत और गिरफ्तारी। पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दैनिक भास्कर और ऑफ इंडिया के संपादक तनवीर पोस्ट चलाने वाले तनवीर और भाजपा की यूपी यूनिट के प्रवक्ता प्रशांत उमराव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में प्रयास न्यूज, सच तक न्यूज और अमन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रवासन को लेकर क्या कहता है डाटा। देश के भीतर प्रवासन को लेकर व्यापक सरकारी डाटा उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना में भारत में आंतरिक प्रवासियों यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करने वाले मजदूरों की संख्या 45.36 करोड़ बताई गई। ये देश की आबादी का 37% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वर्कफोर्स 48.2 करोड़ था। ये आंकड़ा 2016 में 50 करोड़ से भी ज़्यादा होने का अनुमान है।
2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में जिलेवार प्रवासन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के भीतर प्रवासियों को सबसे ज्यादा आमद गुरुग्राम, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में थी। इसके अलावा यूपी के गौतम बुद्ध नगर, इंदौर और भोपाल, बेंगलुरु, तिरुवल्लर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड और कोयम्बटूर जैसे जिलों में प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हाल के आंकड़ों में क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2022 में जारी की गई एक रिपोर्ट माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 ने अस्थायी आगंतुकों और प्रवासियों की संख्या का मिलान किया। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद जुलाई 2020 जून 2021 की अवधि के दौरान देश की 0.7% आबादी घरों में अस्थायी आगंतुक के रूप में दर्ज की गई, जबकि अस्थायी आगंतुकों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया जो मार्च 2020 के बाद घरों में आए और 15 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए लगातार रुके। लेकिन 6 महीने से भी कम समय में प्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनकी किसी भी समय निवास का अंतिम समय स्थान नहीं था। अतीत गणना के वर्तमान स्थान से भिन्न है। इन 0.7% अस्थायी आगंतुकों में से 84% से अधिक ने महामारी के से जुड़े कारणों के लिए स्थानों को स्थानांतरित किया, जिसमें नौकरी छूटना, इकाई बंद होना, रोजगार के अवसरों की कमी, कमाने वाले सदस्यों का प्रवास, शैक्षणिक संस्थानों का बंद होना और स्वास्थ्य संबंधी कारण शामिल है। तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों की उपस्थिति। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय मजदूरों को अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर कहा जाता है। इनमें बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। मजदूरों के पलायन की मुख्य वजह बेहतर आवास की तलाश है। जब वे अपने राज्य में जीविका को चलाने का साधन ढूंढ पाने में सफल नहीं हो पाते तो राज्य की सीमाओं से परे बेहतर काम की तलाश में अन्य राज्य की ओर पलायन करते हैं। वहीं बाढ़ की चपेट में आकर घर खेत तबाह होने की या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने से भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य की ओर रुख करते हैं। मजदूर अकेले भी आते हैं और समूह में भी आते हैं। पहले तो निर्माण के क्षेत्र में इन्हें मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब खान पान, सुपरमार्केट, मछली पालन, हेयर ड्रेसिंग सेंटर, होटल और रिटेल सेक्टर में भी लोगों को काम मिल रहा है। तो आज हमने आपको प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हुए हमले का सच बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।